हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं बेटा क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि एसओएफ सीरीज का है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मेरे पीछे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें आप देख पा रहे होंगे साफ साफ कि जैसे ही एक सीड जो है उसको सो किया जाता है, बोया जाता है, उसके बाद छोटा सा प्लांट निकलता है। वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है, अपने ऊपर फ्लावर जो है वो बनाता है, देन उसके बाद उसके फ्रूट्स बनते हैं और उन फ्रूट से क्या निकलते हैं, सीड निकलते हैं, और वही सीड आगे नया प्लांट बनाते हैं और ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। ये होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट जो है वो अपने ही जैसी ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी रखनी है, ठीक है ना। इसीलिए हर प्लांट, इवन एनिमल्स भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ही जैसी ऑफ स्प्रिंग्स यानी अपने जो बच्चे हैं वो बना करके जाते हैं, ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो अर्थ पर कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम पहले प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर ऑल एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो देखो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं। तो देखिए, the ability of all living organisms to produce new individuals of their own kind is called reproduction. It is one of the most important characteristic of living organisms. It is the basic process of the preparation of the living organism and helps to maintain the continuity of their life. ठीक है। In plants, flowers perform the function of the reproduction. यानी प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन का काम करवाता है, या रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो क्या है, फ्लावर्स है। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, फ्लावर्स आगे चल के क्या फ्रूट में चेंज होते हैं, विच हैव सीड्स। ओके, सीड्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और वो सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और नए प्लांट बनाते हैं। Thus the flowers are reproductive parts of a plant. Okay, other plant parts, for example, roots, stems, leaves are known as a vegetative part of plant. यानी वो पार्ट जो होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, इन सबको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। कई प्लांट में इनसे भी डायरेक्टली नया प्लांट बन सकता है, बात करेंगे इसमें। प्लांट डू नॉट ओनली रिप्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर्स, दे रिप्रोड्यूस in several other ways. For example, some new plants produced by the bulbs, leaves, tubers, etc. ये सब प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बल्ब किसको बोलते हैं, ट्यूबर किसको बोलते हैं, लीव्स किसको बोलते हैं, सब के बारे में बात करें। जैसे ट्यूबर जो है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ट्यूबर जो है वो स्टेम को कहते हैं, और कैसा स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं। जैसे पोटैटो है ना, पोटैटो, पोटैटो वो अंडरग्राउंड स्टेम है, और उससे बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। उससे नया प्लांट बन सकता है, यानी स्टेम से नया प्लांट बन रहा है। यहाँ पे देखो, द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स कौन से हैं। नंबर फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सुनना ध्यान से। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक अकेला ऑर्गेनिज्म, कौन, अकेला ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ऑफस्प्रिंग्स बना ले, उसे बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें क्या क्या आता है, देखो, फ्रेगमेंटेशन आता है, बडिंग आती है, स्पोरुलेशन आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है, फॉर प्लांट्स के लिए यूज में लिया जाता है, फॉर प्लांट्स, मोस्टली प्लांट्स के लिए यूज में लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक नेचुरल मेथड आता है। नेचुरल मेथड किसको बोलते हैं, वो मेथड जो नेचर में नेचुरली देखा जाता है प्लांट के अंदर। तो उनमें क्या होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो नया प्लांट बना सकता है। कोई भी पार्ट, जैसे कोई रूट, स्टेम, लीव्स, ये बना सकते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। देखो, जैसे बाय रूट्स, बाय अंडरग्राउंड स्टेम, बाय सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम क्या होता है कि स्टेम का कुछ हिस्सा जो जमीन के नीचे रह रहा है, कुछ हिस्सा जो है वो जमीन के ऊपर रह रहा है। बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन लीव्स, ये सब चीजें क्या होती है वो सब बताऊंगा। और आर्टिफिशियल मेथड, अब हमने क्या किया, हमने देखा कि प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो नया पार्ट बना सकता है, ठीक है। मतलब ये तो स्पेसिफिक होता है, ध्यान रखना कि किसी पार्ट में रूट जो है वो नया प्लांट बना सकती है, किसी में स्टेम नया प्लांट बना सकता है, वो सब में स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उनको आइडेंटिफाई किया और हमने आर्टिफिशियली भी क्या करना शुरू किया, उनके अंदर रिप्रोडक्शन करवाना स्टार्ट किया, ताकि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्लांट स्पीशीज बना सके। तो आर्टिफिशियल मेथड्स में कौन कौन आता है, बाय कटिंग,
बाय लेयरिंग, बाय ग्राफ्टिंग एंड बाय टिश्यू कल्चर, ये सब चीजें आती है, ठीक है। There are various ways by which plants produce their offsprings. कई सारे तरीके हैं जिससे plants जो होते हैं वो अपनी offspring बना सकता है। They are categorized into two types, asexual reproduction and sexual reproduction. अब क्या है, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ asexual reproduction की बात करूं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि asexual reproduction में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, इन asexual reproduction plant gave rise to new plant without seeds, यानी वहां सीड काम नहीं आते, प्लांट जो है वो डायरेक्टली नया प्लांट बना सकता है अपने किसी हिस्से से, ठीक है, सीड से नहीं, क्योंकि सीड तो फ्लावर से बनता है, उसके अलावा कुछ और भी पार्टिसिपेट करेगा। अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, अभी बताया था ना, एक सिंगल पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स नहीं बनते हैं। नो फर्टिलाइजेशन और यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन या यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। देखो जनरली क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। जब ये आपस में मिलेंगे तो बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जो होगा उससे क्या होगा, नया इंडिविजुअल बनेगा, न्यू इंडिविजुअल या न्यू प्लांट बनेगा। क्योंकि इससे क्या बनता है, आगे एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो नया पार्ट बनाने का काम करता है, करेगा। यहां ऐसा कुछ नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, अब जो बनने वाली संतान है नई वो अपने पेरेंट के जैसी ही होगी। अरे क्यों ना हो, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स ही तो बनी हुई है, तो सारा का सारा जो डीएनए है या जो सारा जेनेटिक मटेरियल है वो एक ही पेरेंट का है, तो वो एकदम एग्जैक्टली अपने पेरेंट की जैसी ही तो दिखेगी, है ना। मल्टीप्लीकेशन अकर्स रैपिडली, इसका मतलब ये रहता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफी फास्टली होता है। अब वो बहुत फास्ट होता है तो हम कम टाइम में बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। जैसे आपको पता है, आपके पास ना मान लो शुगर कैन है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, शुगर कैन है, शुगर कैन, चलो शुगर कैन नहीं, मैं पोटैटो ले लेता हूँ। यूं ये आलू है, इसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं पता है क्या? तो बोलते हैं बर्ड्स ऑफ आई, आलू की बर्ड्स। अब क्या करें, मैंने आलू के टुकड़े कर दिए और हर एक टुकड़ा इस तरह से टुकड़ा किया कि हर एक टुकड़े में क्या हो, उसकी एक बर्ड हो ऐसे। तो आपको पता है जितने टुकड़े किए एक बर्ड उसमें कम से कम होनी चाहिए, उतने आलू के नए पौधे एक साथ बन सकते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं एक आलू से 9 प्लांट्स बना सकता हूँ और ये जल्दी, बहुत जल्दी ही बन जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत रैपिडली यहाँ पे क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं। मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, ओके। इट इज यूजुअली बाइपेरेंटल, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स जो है वो काम में आते हैं यहाँ पे। गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म, यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन भी होगा। ऑफ स्प्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो जेनेटिकली जो है वो डिफरेंट है पेरेंट्स से, करेक्ट। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट रैपिड, इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रैपिडली नहीं होता, प्रॉपर टाइम लिया जाता है और प्रॉपर टाइम लेकर के उसके बाद में नया ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है देख। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स व्हिच इंक्लूड फ्रेगमेंटेशन, ए बडिंग, ए स्पोर फॉर्मेशन, ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे वो मेथड्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, यानी इनमें गैमेट्स नहीं बनेंगे और एक सिंगल पेरेंट जो होगा वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स बना लेगा। फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखो इन फ्रेगमेंटेशन द बॉडी ऑफ पेरेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, each of which can develop into the fully grown individual, okay. Spirogyra is a multicellular green alga found in freshwater ponds and in slow streams. In Spirogyra reproduction occurs by the process of fragmentation। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं स्पायरोगायरा की, ये एक ऐसे मल्टी सेल्यूलर ऐसे एल्गी है जो ऐसे फिलामेंटस होती है। अब अगर मैं इसके फिलामेंट के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, मान लो 3 टुकड़े कर दिए मैंने या 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4,
ये 4 टुकड़े कर दिए मैंने, तो हर एक टुकड़े से क्या होगा, नया एल्गी बन जाएगा, उससे हर एक टुकड़े से क्या होगा, न्यू एल्गी बनेगा, न्यू एल्गी, न्यू एल्गी बनेगा। तो ये क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का जनरली मतलब होता है टूट जाना। आप किसी की बॉडी जो है उसको तोड़ोगे तो हर एक टुकड़े से क्या होगा, नया इंडिविजुअल बनेगा। ओलंपियाड बाइट क्या कहते हैं, देखो, व्हेन अ plenty of water and nutrients are available in pond or lake, the algae grow and multiply rapidly by the fragmentation। हाँ, अगर किसी तालाब में या पॉन्ड में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो तो एल्गी बहुत जल्दी ग्रो करती है वहां पे। This process continue and the algae cover the algal large area in short period of the time। इस टाइम पे क्या होता है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है तो एल्गी धड़ाधड़ ग्रो करेगी और उस पूरे एरिया को कवर अप कर लेगी तालाब के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। प्रोसेस को क्या बोलता है, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, यानी कि वहां पर न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो क्या करेगी, एल्गी जो है वो रैपिडली डिवाइड करेगी, अपने नंबर बढ़ाएगी और पूरे तालाब के ऊपर क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट वन इज, देखो, बडिंग। बडिंग क्या होता है, देखो, इन दिस प्रोसेस a bulb like projection called bud occurs on the body of parent organism। It increase in size and eventually break off from the parent। It occurs a unicellular organism such as a yeast, multicellular organism such as a hydra, etc। देखो क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लो एक सिंगल सेल है यीस्ट, यीस्ट एक फंगस होती है ना, उसमें क्या होता है, एक छोटी सी बड बनती है, देखो इससे छोटी सी बड बनती है, समझ रही है? कुछ टाइम तक ये क्या होता है, अपने पेरेंटल सेल से जुड़ी रहती है, थोड़ी ग्रो करती है और एट द एंड वो उससे अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में ये छोटी सी जो डॉटर सेल है वो एक नया इंडिविजुअल बनाएगी। तो बोलो यहाँ सिंगल पेरेंट ही तो ये काम कर रहा है ना। हाइड्रा जो होता है वो कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, इसके ऊपर भी क्या बनती है, ऐसे छोटी सी बड बनती है, ये हाइड्रा है। ये बड जो है वो कुछ टाइम बाद पेरेंटल हाइड्रा से अलग हो जाएगी और नया हाइड्रा बनाएगी। In yeast, the fungus is a microscopic and the unicellular। Budding takes place under the normal conditions when the yeast cell grow in the sugar solution। ये बडिंग कब होती है, नॉर्मल कंडीशंस में होती है कि जब उसको न्यूट्रिशन दिया गया है, कंडीशंस फेवरेबल है तब होगी। Each cell produces one or more tiny buds। कभी कभी बर्ड्स जो होते हैं उनके नंबर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, which increase in size। The nucleus divides and one of them pass through the each bud। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद न्यूक्लियस का कुछ हिस्सा बड में चला जाता है और कुछ हिस्सा पेरेंट में रह जाता है। ठीक है, मतलब वो डिवाइड कर गया न्यूक्लियस। These buds ultimately cut off from the parent cell and released as an independent identical copy of the parent। Budding may be repeated resulting to the formation of one or more chains of the bead like cells। कई बार क्या होता है, जब एक से ज्यादा बड बनती है तो वो कुछ इस तरह से बनती है, ऐसे बनती है बड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन प्लांट लाइक फर्न्स। फर्न्स जो होते हैं वो प्लांट का एक टाइप है, हैव अ स्पेशल लीव्स दैट हैव स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स, इट इज कॉल्ड सोरी। यानी कई बार क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल तरह की लीव्स होती है जिनके पास सिर्फ स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या होता है, बस छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखो, ये देखो, छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, स्पोर्स है। और ये जो सोरी है वो कैसी है, वो स्पेशल लीव्स है जिन पर स्पोर बनेंगे। The spores are tiny single-celled asexual reproductive units and they are surrounded by a tough coat protection। हाँ, ये जो है स्पोर्स जो होते हैं वो सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है और इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग मिलती है जो उन्हें हार्श कंडीशंस यानी खराब कंडीशंस से बचाती है। When these spores mature, the sori burst। जब ये स्पोर मैच्योर होते हैं तो जो सोरी होती है वो स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो बस्ट होती है, फटती है एंड रिलीज देम इनटू द एयर, और उन सबको क्या करती है, एयर में रिलीज कर देती है। किनको, स्पोर को। Whenever the spores come to the contact with the suitable substratum, when enough moisture is present, they germinate and give rise to the young plants। जब ये स्पोर्स किसी ऐसी जगह पे जाके गिरते हैं जहां उनको न्यूट्रिशन मिला, प्रॉपर मॉइस्चर मिली, तो वो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर के क्या हो जाएंगे, वो नया प्लांट बना सकते हैं। इसे ये फंगस में भी देखा जाता है, कुछ प्लांट्स में भी देखा जाता है। फंगस जस्ट लाइक अ ब्रेड मोल्ड एंड मॉसेस आर आल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मिंग स्पोर्स। ठीक है, ऑन अ स्टॉक द स्पोरेंजियोफोर
स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज नंबर्स ऑफ अ वेरी लाइट एंड माइन्यूट। देखो क्या होता है, फंगस जो होती है ना, फंगस उसके अंदर है ना ऐसे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, तो बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोफोर। इनके अंदर क्या बनता है, ऐसे स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स। फिर ये क्या होता है, बस्ट हो जाती है, क्या होती है, बस्ट हो जाती है और सारे स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि इस तरह से दिखाया है। These are easily dispersed by the air currents and protected by the hard protective covering to be withstand unfavorable conditions। मैंने कहा था ना, ये हार्ड कवरिंग जो होती है उनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। Under the favorable conditions of the moisture and temperature, they germinate and convert into the new individual। के बाद अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज में लिया जाएगा, प्लांट्स के लिए यूज में लिया जाएगा। In this type of asexual reproduction, new plants are produced from vegetative parts of the parent like roots, stems और leaves। यानी कि रूट, स्टेम और लीव से नया प्लांट बन जाना, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Thus there is no involvement of the flower to reproductive part of plant। These specialized organs of the propagation often have been vegetative buds are developed into the shoot। कई बार क्या होती है, शूट के ऊपर कुछ बर्ड्स बन जाती है, छोटी छोटी सी बर्ड्स बन जाती है, वो डायरेक्टली नया प्लांट बना सकती है। सम ऑफ दीज लाइक पोटैटो, ओके, एंड जिंजर आल्सो स्टोर फूड एंड दैट मींस ऑफ द सर्वाइवल इन एडवर्स कोल्ड एंड ड्रॉट कंडीशंस। ये क्या करती है, जैसे आलू है, आलू अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, पोटैटो है, जिंजर है, इनमें क्या होता है, फूड स्टोर रहता है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी काम करती है। यानी कि आप आलू का टुकड़ा जो है उसको तोड़ोगे, उसको बो दोगे तो उससे आलू का नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है ना। जिंजर भी कुछ इसी तरह से होती है। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द रूट्स। रूट्स देखो कैसी है, रूट्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस सच एज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बाय एंकरिंग टू द सॉइल। यानी कि वो रूट सपोर्ट करती है प्लांट का, मिट्टी में उसको, प्लांट को पकड़े रखने में हेल्प करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स कहां, फ्रॉम द सॉइल, स्टोर करती है फूड को एंड टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कई बार ये नया प्लांट बनाने में भी हेल्प करती है। ट्यूबरस रूट्स ऑफ डहेलिया, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, एंड एस्पेरेगस, इनको हिंदी में शतावर बोलते हैं, बिकम swollen ड्यू टू फूड स्टोर। यानी कि ये सब रूट्स जो होती है वो फूल जाती है, देखो जस्ट लाइक ये रूट्स ऐसे फूल गई हैं। The next session you will next section new plants are produced from these roots। के बाद में ये क्या होगा, ये रूट्स अगर मैं ऐसे कट कर दूं तो नया प्लांट बन सकता है इन रूट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स की। यानी कि कुछ ऐसे स्टेम्स जो अंडरग्राउंड में होते हैं, मतलब एक तरीके से जमीन में होते हैं, सॉरी दोबारा करता हूं मैं, ठीक है, अंडरग्राउंड में होते हैं पता नहीं सर। देखिए नेक्स्ट वन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या होते हैं, ऐसे स्टेम जो जमीन के नीचे होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना, वो बाहर एयर में नहीं आते। कई बार क्या होता है, उन स्टेम्स के कारण भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, यानी कि उन प्लांट्स के पार्ट से नया प्लांट बनाया जा सकता है, उस स्टेम से नया प्लांट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। स्टेम्स कैरीज आउट many functions such as provide support to the plant, transport water and minerals from roots to the other part, food from leaves to other plant parts to get modified to take a vegetative propagation। देखो ये कह रहा है कि स्टेम जो है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है, जस्ट लाइक प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, यानी प्लांट को सपोर्ट देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अदर प्लांट पार्ट्स। अब ये है, ये देखो ये लीव्स है और ये रूट्स हैं, यहाँ रूट से पानी एब्जॉर्ब होगा और लीव्स तक जाएगा तो वो स्टेम से होकर के जाना पड़ेगा उसको, है ना। तो प्लांट वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा देख लो, अगर बाई चांस ये पत्तियां, ये लीव्स जो हैं ये खाना बना रही है, फूड सिंथेसाइज कर रही हैं, तो इस फूड को अगर नीचे जाना पड़ेगा, रूट्स को देना पड़ेगा, तो वो भी स्टेम से होकर के ही जाएगा, है ना, ठीक है। मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट प्लांट्स, फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स एंड गेट मॉडिफाइड टू टेक अ पार्ट फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और कभी कभी यही स्टेम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब नए प्लांट्स को बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। ये कई तरह के होते हैं, देखो जस्ट लाइक अ ट्यूबर, राइजोबियम, बल्ब, सकर्स,
ठीक है ना। कई सारे तरह के स्टेम होते हैं, वो कैसे मॉडिफाई होते हैं और कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, उस बेस पर उनके नाम लिखे जाते हैं। ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट आ रहा है, देखो ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जो है वो क्या होता है? पोटैटो इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर दैट इज अ swollen ड्यू टू फूड स्टोर इन इट। इसको ट्यूबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा स्टेम है जो जमीन के अंदर होता है और ये यूं ऐसे फूला हुआ सा पड़ा रहता है, ये ट्यूबर है। इट हैज अ बड्स इन द डिप्रेशंस कॉल्ड द आईज। अब इसके ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे गड्ढे के जैसी स्ट्रक्चर होती है, यूं देखो ऐसे, मतलब पिट्स, गड्ढे होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? ऐसे छोटी सी बड बनी हुई होती है, ऐसे बड लगी हुई होती है ऐसे। ठीक है। These birds give rise to new plants, और ये बर्ड्स क्या करती है? नया प्लांट बना सकती हैं। आप अगर इस पोटैटो को आप काटेंगे और हर एक टुकड़े में आपको एक पोटैटो आई रखनी है, तो जितने भी टुकड़े होंगे अगर आप उनको बो देंगे, यानी जमीन में डाल देंगे, तो उससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है ना। The stored food is used by up the new plants to grow, और ये जब प्लांट ग्रो करेगा तो इसमें जितना भी फूड स्टोर किया हुआ है वो सारा यूज कर लेंगे, उसके बाद नया प्लांट बन जाएगा और उस नए प्लांट में नए ट्यूबर्स बन सकते हैं। ठीक है। ये देखो, ये पोटैटो ट्यूबर है, ये इसकी आई है, और ये इससे बनने वाली यंग बर्ड्स है। कभी कभी तो आलू जो पड़े होते हैं, पड़े पड़े आलू के अंदर ही क्या होता है? यूं बर्ड्स जो होती है वो आगे जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनाने लगती है। कभी आप अपने घर में रसोई में जाएंगे ना, मम्मी से पूछेंगे ना पोटैटोस कहाँ पड़े हैं, अगर वो काफी दिनों से वहां पड़े हैं ना, तो वो ग्रो कर रहे होंगे वहां पे। ठीक है ना। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो वो ग्रो कैसे कर, न्यूट्रिशन लेके ग्रो करती है। न्यूट्रिशन कहाँ पड़ा है? पोटैटो के अंदर ही पड़ा है, तो वो वहीं ग्रो कर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज rhizome. Rhizomes are the main underground stems that bear buds, and these buds grow to give rise to new plants. क्या है? Rhizomes are main underground stem that bear buds, and these buds grow give rise to new plants that found in ginger, turmeric, etc. सुनो, अब मैं बताता हूँ राइजोम क्या होता है। राइजोम एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम है, क्यों ऐसे, जो है ना जमीन के नीचे ना ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, यूं ग्रो करता है, ये ऐसे ग्रो करता है, और इसके ऊपर क्या मिलती है? बर्ड्स मिलती है ऐसे, यहां बर्ड्स मिलती हैं, ऐसे बर्ड्स मिलती हैं। और अगर आप इनको काट करके किसी दूसरी जगह पर चिपकाएंगे, जैसे ये बर्ड है, तो यहां से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। चिपकाएंगे का मतलब ये है कि जमीन के अंदर डालना। ठीक है ना। चिपकाने का मतलब ये नहीं कि कहीं पे चिपका दो, जमीन के अंदर आप अगर डाल रहे हो तो उससे नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है। जिंजर एंड टर्मरिक आर थिक हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम्स। क्या था ना, हॉरिजॉन्टली यूं ग्रो करता है stems in which buds develop into the branches, they grow upwards into the air, यानी उसके बाद में धीरे धीरे उससे ब्रांचेस निकलेंगी, उसके बाद में वो एयर में जाएंगी, देन प्रोड्यूस नॉर्मल ग्रीन लीव्स, और उसके बाद में नॉर्मल ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस करेंगी। रूट्स डेवलप फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम, इनके नीचे वाली सरफेस से, यहां इस सरफेस से, यहां से क्यों, इस सरफेस से क्या हो जाता है? रूट्स ग्रो करने लगती है। ठीक है। और इसके ऊपर की तरफ से यहां लीव्स लगी हुई होती है, यूं। इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बल्ब। Bulbs are very short underground stems that have one or more buds. यानी बल्ब ऐसे छोटे अंडरग्राउंड होते हैं जिनके पास एक या एक से ज्यादा बर्ड्स होती हैं। That buds are present inside the bulbs give rise to new plants. और यही बल्ब के पास में जो भी छोटी छोटी बर्ड्स होती है वो नया प्लांट बनाती है। Bulbs are surrounded by a fleshy scaly leaves. That scale leaves store the food. Bulbs are found in onion and garlic etc. देखो आपको एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको। देखो मान लो ये अनियन है ना, ये अनियन है, ये अनियन है, इसके पास में ये ऐसे बर्ड लगा हुआ है। ठीक है ना, ये बर्ड है। अब ये जो बर्ड है, क्यों, इसके ऊपर ये फ्लैशी लीव्स लगी हुई है, और ये जो छोटी वाली बर्ड आपको दिखाई दे रही है, ये बर्ड जो आपको दिखाई दे रही है, इससे क्या हो जाएगा? नया प्लांट बन जाएगा। अनियन और जिंजर, अनियन और गार्लिक के अंदर ऐसा देखा जाता है कि ये जो होती है ये बर्ड होती है, और ये है फ्लैशी लीव्स, और ये क्या करती है? स्टोर करती है फूड, स्टोर करती है फूड को।
देखिए अनियन एंड गार्लिक। उसके बाद सब एरियल स्टेम्स क्या होता है? सब एरियल का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम तक ऐसे स्टेम जो कुछ टाइम तक जमीन के अंदर रहते हैं, फिर वो जमीन से बाहर निकल आते हैं। सब एरियल स्टेम्स आर साइड शूट्स दैट रन स्लाइटली बिलो द soil and give rise to new roots and shoots to define intervals of the ground. They are mainly are two types. ठीक है, कुछ टाइम तक जमीन के नीचे ग्रो करने के बाद वो जमीन से ऊपर निकल आते हैं और उनके पार्ट से नई नई रूट्स निकलती हैं। ठीक है, और ये मेनली दो तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज अ रनर इन लॉन ग्रासेस, ऑक्सालिस एक्सेट्रा। ऑक्सालिस और लॉन ग्रासेस के अंदर ऐसे देखे जाते हैं। नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस डेवलप एट the base of the crown and the root of intervals where the new crowns are also formed. Breaking the runners help the vegetative propagations. देखो ग्रासेस के अंदर ऐसा देखा जाता है, यूं ये ग्रासेस यूं चल रही है, इसके ऊपर यूं ये लीव्स निकल रही हैं, इसके अंदर यूं लीव्स निकल रही है, ऐसे ग्रासेस चल रही हैं, लीव्स निकल रही है। उसके बाद में यूं ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। इसका नाम ही रनर इसलिए दिया गया है क्योंकि भागता रहता है, ऐसे यूं ग्रो करती है, फिर उसके ऊपर से लीव्स निकल जाती हैं, फिर ये आगे ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली, फिर उसके ऊपर से लीव्स निकल जाती हैं। तो स्टेम का कुछ पार्ट्स यूं ग्रो करता है, उसके ऊपर लीव्स निकल जाती हैं। ये होते हैं सब एरियल स्टेम्स फाउंड इन ऑक्सालिस एंड लॉन ग्रासेस। नेक्स्ट वन इज stolons. They are arced horizontal branches that develop at the base of the crown that help in vegetative propagation. Example is strawberry and vallisneria. देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो ये तो रहा रनर, ये रहा रनर, ये चल रहा है, ऊपर नया प्लांट लग रहा है, फिर चल रहा है, ऊपर से नया प्लांट ग्रो कर रहा है कि नहीं? ये हॉरिजॉन्टली करता हुआ एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकलती है, उस पे लीव्स लग जाती है। क्या है? रनर है। और स्ट्रॉबेरी के अंदर और वैलिसिनेरिया के अंदर क्या होता है? देखो जैसे एक मेन प्लांट है, उससे एक ब्रांच बन रही है और ये ब्रांच यूं जमीन को छुएगी, इसे आर्क बनाएगी, आर्क बना करके यूं जमीन को ऐसे टच करती है। जैसे ही वो जमीन को टच करती है, उसके बाद यहां से क्या होता है? यूं नई नई लीव्स निकलनी चालू हो जाती है। फिर ये अपने मेन प्लांट से अलग हो जाती है और अलग होकर के पूरा एक सेपरेट प्लांट बना देती है। ठीक है, ओलंपियाड बाइट। ठीक है, ओलंपियाड बाइट क्या कहती है? In few plants like banana, some outgrowth occurs on the base of the stem. They are sprouting new plants and they are called suckers. कई बार बनाना के अंदर क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम्स, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, यहां से एक यूं ब्रांच निकलती है बड़ी सी ऊपर से, ठीक है ना? ये आगे चल करके पूरा प्लांट बनाती है। तो आपको पता है बनाना का प्लांट जो होता है ना, उसका स्टेम तो वास्तव में अंडरग्राउंड में होता है। ये जो बाहर निकली है वो उसकी सिर्फ एक ब्रांच है। A node is the part of the stem branch which is the leaf arises, यानी कि जहां से देखो जैसे स्टेम है, इस जगह पे यहाँ या तो लीव्स निकल सकती है या निकल सकती है ब्रांच। अगर ये लीफ निकलती है इस जगह पे तो भी इसे नोड बोलते हैं, और यहां से अगर ब्रांच निकलती है तो भी इसे नोड ही कहते हैं। तो नोड वो जगह है जहां से लीव्स या ब्रांच निकलती है। एक्सियल इज द पॉइंट विद अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। एक्सियल वो पॉइंट है जहां से लीफ अटैच हो रखी है नोड से। ये लीफ है, इसको लीफ एक्सियल बोलते हैं। ये हिस्सा जहां से लीफ क्या है? अटैच है नोड से या स्टेम से। नेक्स्ट वन इज बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन लीव्स। अब क्या होता है? पत्तियों के ऊपर कई बार क्या होता है? रिप्रोडक्शन हो सकता है, नया प्लांट बन सकता है उनसे। द लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स सच एज द बेगोनिया, ब्रायोफिलम have buds and help to the vegetative propagation. The fleshy leaves of the bryophyllum bear buds in the notches present along their margins, where such as a leaf falls on the moist soil, each bud grows into the new independent plant. देखो ये ब्रायोफिलम, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं पत्थर चट्टे का पौधा, इस पौधे में क्या होता है? जो ये लीफ है, इस लीफ का कुछ ऐसे दबे हुए हिस्से हैं, क्यों ऐसे इस दबे हुए हिस्से पर क्या होता है? कुछ बड्स बनती है, बड्स बनती है। इनके पास में ऐसे छोटी छोटी रूट्स भी होती हैं, तो क्या होता है? जब ये रूट्स नीचे गिरती हैं और यहाँ नीचे मॉइस्ट सॉइल होती है, तो वहां पर नया प्लांट ग्रो करने लगता है। क्यों ऐसे करके नया प्लांट ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो मतलब लीफ के मार्जिन्स के ऊपर जो बड्स बन रही है वो भी नया प्लांट बना सकती है। ठीक है ना? देखिए हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, यानी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है प्लांट के किसी पार्ट से नया प्लांट बनना, जो हमने देखा अभी, उसका क्या एडवांटेज है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, देखो तो पहला पॉइंट क्या कहता है इसका? देखो सिंस द प्रोजेनीज क्लोनल पॉपुलेशन डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंजर्व्ड थ्रू दिस मेथड। तो अब यहां एक बात सुनो, जब कोई एक प्लांट है, उसी प्लांट से नया प्लांट बन रहा है,
तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के ही जाएंगे, कहां, नेक्स्ट प्लांट के अंदर। तो जैसा उसका पेरेंट प्लांट होगा वैसा का वैसा ही उसका प्रोजेनी प्लांट होगा। तो जैसे कैरेक्टर्स उसके पेरेंट प्लांट में थे एग्जैक्टली वैसे ही कैरेक्टर क्या जाएंगे, प्रोजेनी प्लांट में जाएंगे। तो मतलब पिछले कैरेक्टर कैसे हुए, कंजर्व हो गए, ये फायदा है। सेकंड, प्लांट विद रिड्यूस्ड और नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय दिस मेथड। देखो ये मेथड ऐसा है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये फास्टली होता है, पता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन जो होगा या मेल या फीमेल गैमेट्स जो होंगे उनके बनने के समय टाइम लगता है, फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, नया प्लांट बनता है, टाइम खपता है, ठीक है ना। यहाँ बहुत जल्दी चीजें जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बहुत जल्दी नए प्लांट्स बन जाते हैं। प्लांट्स विद लॉन्ग डॉर्मेंसी और पुअर वायबिलिटी ऑफ सीड्स कैन बी प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड। यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी डॉर्मेंसी फेज बहुत अच्छी खासी होती है, यानी ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो बहुत टाइम तक इनएक्टिव पड़े रहते हैं, फिर कभी कभी वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुअर वायबिलिटी है उनकी, ठीक है, वायबिलिटी पुअर है मतलब बहुत जल्दी से सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं, कभी रेयर चांस में कर लिया तो कर लिया। तो ऐसे प्लांट्स जो होंगे उनके नंबर कम होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके उनके नंबर धड़ाधड़ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सिंस शूट टिप्स इज फ्री वायरस सो वी कैन प्रोपगेट डिजीज फ्री प्लांट्स बाय द कल्चरिंग द शूट टिप। देखो शूट टिप क्या होता है ये बात करते हैं। देखो जैसे ये प्लांट है, इसके प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जस्ट इसको बोलते हैं शूट टिप, ये होता है शूट टिप, शूट टिप बोलते हैं उसको। यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती है, इनमें वायरस का इन्फेक्शन तक भी नहीं हो सकता। जब वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकेगा तो इन्हीं सेल्स से आगे टिश्यू कल्चर मेथड द्वारा, टिश्यू कल्चर मेथड का यूज करके नए प्लांट बनाए जा सकते हैं जो इवन वायरस से इन्फेक्टेड भी नहीं होंगे। इट इज रैपिड यानी बहुत जल्दी, इजियर मतलब आसान, लेस एक्सपेंसिव मतलब कम खर्चे वाला मेथड है टू ऑब्टेनिंग अ लार्ज प्रोजेनी, ताकि बड़ी मात्रा में प्लांट्स बनाए जा सके। लास्ट पॉइंट इज थ्रू द ग्राफ्टिंग फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फ्यूजन ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स कैन बी डन कंबाइन देयर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। कई बार क्या होता है, ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी एक स्टेम के ऊपर कोई दूसरे प्लांट का स्टेम जोड़ दिया जाता है, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या होगा, देखो जैसे कोई एक प्लांट है, उस प्लांट को ऐसे कट किया और दूसरे प्लांट का स्टेम जो है उसके ऊपर ऐसे करके जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और देन उसके बाद उसको डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आगे जब उसकी ब्रांचेस बनेंगी तो उसमें दो अलग अलग तरह के फ्रूट्स आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह के प्लांट यूज में लिए गए। तो ऐसे ही कई सारे दो अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर्स जो है वो एक ही प्लांट में लाए जा सकते हैं। ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही एक तरीका है, ठीक है। हाँ एडवांटेज खत्म होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब सेल्फ टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन, यानी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन किसमें देखा जाता है। नंबर फर्स्ट जिंजर, उसमें तो नहीं होता, डहेलिया में भी नहीं होता, ब्रायोफिलम में भी नहीं होता, स्पायरोगैरा जो है वो एक एल्गी है, स्पायरोगैरा जो है वो फिलामेंटस एल्गी है, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। देन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, select the incorrect pair of organism and its mode of asexual reproduction। incorrect pair और उसका asexual mode of reproduction जो है उसमें से आपको देखना है कि कौन सा गलत है। यहाँ ऑर्गेनिज्म दे रखा है, यहाँ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है। नंबर फर्स्ट अमीबा जो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करता है, बिल्कुल सही है। यीस्ट जो बडिंग से करता है, बिल्कुल सही है। बोगनविलिया स्पोर फॉर्मेशन, नहीं यार, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो तो फंगस और लोअर प्लांट्स करते हैं, बोगनविलिया जो है तो हायर प्लांट है, ये तो नहीं करता, तो ये इनकरेक्ट है। बिग्नोनिया जो है उसके पास एडवेंटिशियस बर्ड्स मिलती है, ये बिल्कुल सही है। देन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट और ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्टली आइडेंटिफाइज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स जो है वो आपको मैच करने के, एक तरफ नेचुरल मेथड दे रखे हैं, एक तरफ आर्टिफिशियल मेथड दे रखे हैं। राइजोम ये नेचुरल है, बल्ब ये भी नेचुरल है, तो ये तो नहीं होगा। ट्यूबर ये नेचुरल है, ग्राफ्टिंग ये आर्टिफिशियल है, हो सकता है। कटिंग आर्टिफिशियल है, लेयरिंग आर्टिफिशियल, दोनों ही आर्टिफिशियल है। बल्ब और ट्यूबर ये दोनों ही क्या है, नेचुरल है, तो हाँ सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि ये ट्यूबर जो है वो नेचुरल मेथड है और ग्राफ्टिंग जो है वो आर्टिफिशियल मेथड है, वही ऑप्शन चूज। नेक्स्ट देखिए, which of the following options shows two plants
that arise from the same part of the plant by the vegetative propagation, यानी इनमें से कोई ऐसे दो प्लांट देखने हैं जो कि एक ही पार्ट से बनते हैं। जैसे मान लो कोई दो प्लांट है जो दोनों लीफ से बन रहे हैं, जो दो प्लांट है दोनों स्टेम से आगे बन रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो और जिंजर, स्वीट पोटैटो रूट होती है, जिंजर जो होता है वो स्टेम होता है, ये नहीं होता। ऑक्जेलिस और वेलिस्नेरिया बिल्कुल हो सकते हैं, स्टेम है। टर्मरिक और बिग्नोनिया ये तो स्टेम है, ये लीव्स है, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरी और पोटैटो, स्ट्रॉबेरी जो है वो तो फ्रूट है, पोटैटो स्टेम है, ये तो नहीं होगा। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑक्जेलिस और वेलिस्नेरिया ये दोनों ही सेम पार्ट से बनते हैं, दैट इज स्टेम। Which of the following is not an artificial method of the vegetative propagation? इनमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आर्टिफिशियल मेथड नहीं है, ठीक है। टिश्यू कल्चर बिल्कुल है, कटिंग बिल्कुल है, लेयरिंग बिल्कुल है, ये तो नहीं होने वाले तीनों ही। बडिंग जो है वो नेचुरल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है, दैट फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ हमारा सेल्फ टेस्ट जो है वो खत्म होता है। इसी के साथ ही हमने ये कंप्लीट किया वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला पूरा टॉपिक। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।